तो दिस वुड बी लेक्चर 13 ऑफ सीरीज आईआर। इस लेक्चर के अंदर हम थोड़ा पॉलिटिकल इकोनॉमी को पढ़ेंगे, दैट इज इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो व्हाट इज इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी? जब हम इन दोनों चीज़ों को देखते हैं, वी से देयर इज समथिंग बिटवीन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी, या रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी। सो पॉलिटिक्स कहाँ से आती है? स्टेट से आती है। इकोनॉमी कहाँ से आती है? मार्केट से आती है। लाइक स्टेट इज डेफिनेटली अ पॉलिटिकल एंटिटी, एंड मार्केट जो इकोनॉमी के साथ डील करती है, राइट। सो अब हम एक नज़र करते हैं व्हाट इज एक्चुअली पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट, या कैसे पॉलिटिक्स और इकोनॉमी आपस में मिलती है। हम देखते हैं जी, वर्ल्ड वॉर 2 होती है 1945 के बाद। एक सिस्टम चलता है। आपके जो यूरोपियन पावर्स लाइक यूके, फ्रांस वगैरह, ये दो वर्ल्ड वॉर जब लड़ते हैं, बिकॉज जो वर्ल्ड वॉर लगती हैं वो यूरोपियन थिएटर्स में लगती है ना, यूरोप की ज़मीनों पे लगती हैं। अमेरिका जो होता है वो देखता है कि यूरोपियन पावर सारे एग्जॉस्ट हो गए, राइट। ऑब्वियस, पावर एग्जॉस्ट होंगे तो वो उनकी करेंसी भी पीछे जाएगी। फिर ये होता है कि इसराइल के साथ जंग लड़ी जाती है, अरब इसराइल की जंग होती है, ठीक। अरब इसराइल की जंग अरब इसराइल की जंग होती है। फिर अरब इसराइल की जंग में क्या होता है कि आपको पता है कि अरब कंट्रीज जो हैं वो मोस्टली ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, और ऑयल प्रोड्यूसर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है जिसे कहते हैं ओपेक, ठीक है। ये ओपेक में अरब कंट्रीज हैं जो ऑयल प्रोड्यूसर हैं उनकी। और भी हमें पता भी है कि इसराइल को सपोर्ट करने वाले कौन से हैं? यूएस एंड द वेस्ट। ये कंट्रीज इसराइल को सपोर्ट करते हैं। जब अरब इसराइल वॉर लगती है तो बदले में क्या करते हैं जो अरब कंट्रीज हैं वो ऑयल एम्बार्गो कर देते हैं, मतलब वेस्ट को ऑयल देने से मना कर देते हैं कि हम एक ऑयल एम्बार्गो करें, विल नॉट प्रोवाइड ऑयल टू यूएस और द वेस्ट। अब यूएस और वेस्ट का जब ऑयल एम्बार्गो होगा तो ऑब्वियस वहाँ पे एनर्जी क्राइसिस आ जाएंगे, और इस एनर्जी क्राइसिस की वजह से आपको पता है महंगाई और मार्केट के अंदर बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। अब अमेरिका जैसा मुल्क देखता है कि ये तो हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है कि इन्होंने हमारी जो एनर्जी लाइफलाइन है वो बंद कर दी है। तो व्हाट यूएस डज कि यूएस अप्रोच करता है सऊदी अरब को, किंगडम ऑफ सऊदी अरब को। यूएस इसके साथ एक सीक्रेट एग्रीमेंट करता है। इस सीक्रेट एग्रीमेंट का नाम होता है पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट। इस पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट में यूएस सऊदी को कहता है कि देखें जी, आप ओपेक के मेजर मेंबर हैं, तो आप ओपेक के ऊपर एक रेजोल्यूशन पास करें कि जो ट्रेड होगा ऑयल का, ट्रेड ऑफ ऑयल, वो किस में होगा? वो डॉलर्स में होगा, ठीक है। इसके बदले में हम ये करेंगे कि जो सऊदी अरब का डिफेंस या सिक्योरिटी है वो यूएस की जिम्मेदारी है। हम एक डील करते हैं। तो सऊदी उन्हें कहता है ठीक है, ये हमें डील मंजूर है। तो व्हाट सऊदी अरब डज कि वो ओपेक के ऊपर एक रेजोल्यूशन पास करता है, और उस रेजोल्यूशन का मकसद ये होता है कि जितना भी ऑयल का ट्रेड होगा, ऑयल ट्रेड वो डॉलर्स में होगा। सो दिस वाज पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट। तो ऑब्वियस, जब ऑयल का ट्रेड, ऑयल इज इटसेल्फ अ मेजर कमोडिटी। ऑयल एक, आपको पता है कि एक मेजर कमोडिटी है। सो अगर मेजर कमोडिटी का ट्रेड डॉलर्स में होगा तो ग्रेजुअली बाकी जो कमोडिटीज़ हैं वो सारी भी ट्रेड, उनका भी ट्रेड डॉलर में होगा। अब हमने पढ़ा था कि अब डॉलर की जब हर ट्रेड डॉलर में होगा तो ऑब्वियस हर मुल्क चाहेगा कि हमारे पास डॉलर रिजर्व हो, जो ट्रेड करना चाहेगा, एंड एवरी कंट्री डज ट्रेड। सो उनको डॉलर की ज़रूरत पड़ती है। तो अब डॉलर की डिमांड जो है वो बढ़ गई मार्केट में। जब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियस डॉलर स्टेबल होना शुरू हो जाएगा, वैल्यू उसकी बढ़ना शुरू हो जाएगी, राइट। सो इस तरीके से अमेरिका ने क्या किया कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमी का रिलेशनशिप बनाया, पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट साइन किया, और दिस इज हाउ डॉलर हेजमनी कम इनटू एग्जिस्टेंस, राइट। अब डॉलर की हेजमनी मार्केट में रही। तो दिस वाज कैसे पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी का आपस में रिलेशन। अब बात करते हैं जी कुछ इकोनॉमिक थ्योरीज की, जो इकोनॉमी की थ्योरीज हैं। एक थ्योरी जो कहलाती है दैट इज मर्केंटलिज्म। ये थ्योरीज बेसिकली ये कहती हैं कि इकोनॉमीज किस तरीके से ऑपरेट करनी चाहिए। मर्केंटलिज्म कहता है कि स्टेट सेंटर इकोनॉमी हो, रियासत जो है, मुल्क है कोई, वो इकोनॉमी को सेंट्रलाइज करे। फिर स्टेट मार्केट में इंटरवीन करेगा, मार्केट के अंदर स्टेट की इंटरफेरेंस होनी चाहिए। किस वजह से इंटरफेरेंस होनी चाहिए? कि पैसा बनाना है, अकोमुलेशन ऑफ वेल्थ। और क्यों अकोमुलेशन ऑफ वेल्थ? क्योंकि इसकी बेस के ऊपर हमने अपना मिलिट्री पावर मैक्सिमाइज करना है, राइट।
स्टेट सेंट्रल इकोनॉमी होगी, मार्केट के अंदर स्टेट इंटरफेयर करेगा पैसा बनाने के लिए, और इसी पैसा बनाने से क्या करेंगे, वो अपना मिलिट्री पावर इंक्रीज करेंगे। दीज वर द स्कॉलर्स ऑफ मर्केंटलिज्म थ्योरी। इस थ्योरी को हम इकोनॉमिक रियलिज्म भी कहते हैं। रियलिज्म का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, वो पावर की तरफ जाता है, तो ये इकोनॉमी का रियलिज्म कॉन्सेप्ट है, राइट। इसके डिफरेंट नेम है, बुलियनिज्म, प्रोटेक्शनिज्म, इकोनॉमिक नेशनलिज्म, या बेगर द नेबर, या पॉलिसी, बेगर द नेबर पॉलिसी, या फिर इकोनॉमिक रियलिज्म। फिर प्रिंसिपल टूल कैसे, क्लासिकल मर्केंटलिज्म कैसे कहता है कि किस तरीके से इसे प्रैक्टिस किया जाएगा। तो वो कहता है हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे और इंपोर्ट को कम कर देंगे, कि जो ट्रेड बैलेंस है वो हमारा फेवरेबल हो, हम बाहर चीज़ें ज़्यादा बेचें और कम खरीदें। इससे हमारा पैसा बनेगा, डॉलर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मुल्क में आएगा। फिर हमारी जो इन्फेंट इंडस्ट्रीज हैं उन्हें प्रमोट करें, टैरिफ्स लगाएं बाहर की चीज़ों पे, और लोकल चीज़ों पे सब्सिडीज दी जाएं, राइट। डोमेस्टिक जो हैं उसे इम्प्रूव किया जाए इनकी। परचेजिंग पावर पैरिटी की तरफ तवज्जो दें, और पॉपुलेशन बढ़ाएं। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वो इकोनॉमिक में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी, या फिर हमारे जो नेबर्स हैं उनकी जो इमेज है उसे डैमेज करें। इसी वजह से बेगर दाय नेबर भी कहते हैं। सो दीज आर द प्रिंसिपल टूल ऑफ क्लासिकल मर्केंटलिज्म, जिसे हम इकोनॉमिक रियलिज्म भी कहते हैं। फिर ये क्लासिकल के बाद एक नियो मर्केंटलिज्म का कॉन्सेप्ट है, दैट सेज कि जिसे हम इकोनॉमिक नेशनलिज्म भी कहते हैं, कि जैसे आजकल यूएस की पॉलिसीज देखें, सो वी कॉल इट, वो इकोनॉमिक नेशनलिज्म की तरफ जा रहा है। वो अब नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाता है। पहले तो ये होता था कि हमने बाहर से आने वाली चीज़ों पर टैरिफ लगा दिया, जो यहाँ पे हम टैरिफ की बात करते हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर सिर्फ नॉट जस्ट टैरिफ बट नॉन टैरिफ बैरियर की भी बात करते हैं, कि हम रेगुलेशंस लगा देते हैं, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के बाहर से कोई चीज़ आएगी उन्हें एनओसी ऑब्टेन करना होगा, कोटा सिस्टम होगा, स्टैंडर्डाइजेशन कर देंगे, या अपोजिट आउटसोर्सिंग कर देंगे, कंडीशनल ट्रेड ऑफ, मतलब अगर कोई चीज़ बाहर से हमारे मुल्क में आएगी तो हम सर्टेन कंडीशन लगा देंगे कि सारी की सारी ना है। अगर कार आ रही है तो हम कहेंगे कि भाई कार का प्लांट आपका हो, लेकिन जो टूल्स होंगे या पार्ट्स होंगे वो हमारे होंगे। इफ़ यू आर ब्रिंगिंग मैकडोनल्ड तो मुर्गी हम प्रोवाइड करेंगे, राइट। केएफसी तो मुर्गी हम प्रोवाइड करेंगे। तो इसे कहते हैं कंडीशनल ट्रेड ऑफ, राइट। सो ऐसे हमारी इकोनॉमी फेवरेबल जाती है, हमें फ़ायदा होता है। देन कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक लिबरलिज्म। ऑब्वियस लिबरलिज्म की बात है तो वो कॉपरेशन की बात करेगा, अनलाइक अदर्स। इसके भी डिफरेंट नाम है, जिसे हम फ्री मार्केट भी कहते हैं, लेसस फेयर भी कहते हैं, कैपिटलिज्म भी कहते हैं, और प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी भी कहते हैं, राइट। अब इसके जो स्कॉलर्स हैं, एडम स्मिथ एंड डेविड रिकार्डो, वो दे से कि स्टेट सेंटर नहीं होगी, प्राइवेट सेक्टर होगी, मार्केट हर किस्म के इंटरवेंशन से फ्री होगी, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल होगा, जिसे हम फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, जिसका दूसरा नाम इकोनॉमिक न्यू लिबरलिज्म भी है। अनलाइक ऑपोजिट है उसका, मर्केंटलिज्म का ये ऑपोजिट कहलाएगा। अब इसके भी कुछ प्रिंसिपल टूल्स होंगे। सो ये दो टाइप, इकोनॉमिक लिबरलिज्म दो टाइम से प्रैक्टिस होती है, दो तरीके होते हैं। एक को कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। हम क्या कहते हैं कि मार्केट को फ्री छोड़ देते हैं, गवर्नमेंट लिमिटेड कर देती है, अपना रोल कम कर देती है, कि बस हमने उनको डिफेंस प्रोवाइड करना है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, राइट। मार्केट के अंदर वो फ्री हैंड दे देते हैं, तो मार्केट के अंदर कंपटीशन होता है। जब मार्केट के अंदर कंपटीशन होगा तो चीज़ों का रेट क्या होगा, कम हो जाएगा, राइट। दिस इज नोन एज इकोनॉमिक ऑफ स्केल। फिर आ जाता है कंपैरेटिव एडवांटेज। व्हाट डज कंपैरेटिव एडवांटेज सेज, कि हम स्ट्रेंथ ऑफ स्पेशलाइजेशन को यूज़ करते हैं। इफ़ वी हैव अ डॉक्टर सिंपल, एक एमबीबीएस डॉक्टर है, वो क्या अर्न करेगा, वो अर्न करता है 20K पर मंथ, राइट। बट अगर वो स्पेशलाइजेशन कर ले, एफसीपीएस जो कि कम लोग करते हैं, तो उसकी अर्निंग बढ़ जाएगी। इफ़ ही डज फर्दर स्पेशलाइजेशन, जहाँ पे वो देखता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, कि हमने कुछ पे करना होगा, लेकिन हम स्पेशलाइजेशन करके और ज़्यादा इस चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ से कमा सकते हैं, एडवांटेज हासिल कर सकते हैं। सो ब्रांडिंग करके भी कमाया जा सकता है। अगेन वी से कि हम प्राइमरी से सेकेंडरी में आएंगे, सेकेंडरी से टर्शरी में आएंगे, रॉ से हम लोग ब्रांडिंग करना सर्विस सेक्टर में चले जाएंगे, जहाँ पे हमें एक सर्टन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे करनी होती है, लेकिन ये स्ट्रेंथ ऑफ स्पेशलाइजेशन हमें कुछ ज़्यादा ही एडवांटेज प्रोवाइड करती है। दीज आर द प्रिंसिपल टूल्स ऑफ इकोनॉमिक लिबरलिज्म। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मार्क्सिस्ट हर जगह पे आते हैं। मार्क्सिस्ट का यहाँ भी यही ख्याल है कि देयर इज़ अ क्लास डिफरेंस। वही क्लास डिफरेंस के, देयर इज़ एक्सप्लॉइटर क्लास एंड एक्सप्लॉइटेड क्लास, प्रोलिटेरिएट एंड बोर्जूजी। सो ये क्लास डिफरेंस की वजह से क्लास एक्सप्लॉइटेशन होती है। इसी क्लास एक्सप्लॉइटेशन की वजह से 80% रेवेन्यू जाता है जिनके दो
जो एक्सप्लॉइटर क्लास हैं 20% रेवेन्यू जाता है। सो ये मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम नहीं होता, ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होती है। सो ये क्लास डोमिनेटेड इकोनॉमी है बाय द एलीट क्लास। हमें इसे हमने क्या करना होगा कि एक रेवोल्यूशन लाना होगा, और रेवोल्यूशन से एक क्लासलेस इकोनॉमी बनानी होगी। क्लासलेस होना चाहिए सोसाइटी आपकी। सो जब क्लासलेस सोसाइटी होगी, सो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। कि किसी एक क्लास को हमने फेवर नहीं करना, ईदर बाय मर्केंटलिज्म या इकोनॉमिक लिबरल मॉडल। वी डोंट नीड अ क्लास डोमिनेटेड, वी नीड अ क्लासलेस सोसाइटी, अ क्लासलेस इकोनॉमी। सो दीज आर द मार्क्सिस्ट आइडियाज फॉर द इकोनॉमिक मॉडल, राइट।